एबीजी से डर क्यों लगता है? एबीजी रिपोर्ट देखते ही हम दूर क्यों भागते हैं? ऐसा होना नहीं चाहिए। फिर क्यों होता है? उसका कारण है हम एबीजी को रटते हैं, समझते नहीं हैं। तो चलिए इस एबीजी सॉल्विंग सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और मैं डॉक्टर हरेंद्र आपको ये समझाऊंगा कि एबीजी को देखते ही आप कैसे बीमारी की जड़ तक जा सकें, कैसे उसे डायग्नोस कर सकें। तो आज इस वीडियो में मेन पर्पस यही है कि जब हम पता कर लेते हैं कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, अल्कलोसिस है, उसके बेसिस पे क्या-क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकते हैं, ताकि हम एबीजी के माध्यम से डायग्नोसिस बना पाए और डायग्नोसिस के माध्यम से हम ट्रीटमेंट कर पाए। तो पहला पार्ट है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। पहली वीडियोस में मैंने आपको बताया कि अगर पीएच कम है 7.4 से तो उसको बोलते हैं एसिडोसिस। और अगर बाइकार्बोनेट हमारे लेस देन 24 है तब भी ये क्या करेगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस करेगा। फिर मैंने आपको बताया कि अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो उसके कंपनसेशन में जो विंटर्स फॉर्मूला लगता है वो लगता है 1:1। ये आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। तो आज हमारा मेन पर्पस है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस होते हैं। तो पहला होता है आपका अनायनिक गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अनायनिक गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस और नॉन अनायनिक गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो पहला मैं आपको बताता हूं जो हम अक्सर एनकाउंटर होते हैं, नॉन अनायनिक गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसके क्या क्या कॉजेज हैं? पहला डायरिया, ये हमारे सामने बहुत बार एनकाउंटर होता है कि पेशेंट को परसिस्टेंट लूज मोशन हो रहे हैं। तो ये इसी डायरिया को देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि पेशेंट को नॉन अनायनिक गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। ये बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 1। जो हमारा कलेक्टिंग डक्ट है वो H+ को सिक्रीट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से एसिडोसिस हो जाता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है। तो ये भी बहुत ही ज्यादा कॉमन है कि एक्यूट किडनी इंजरी में हमें ये सब देखने को मिलता है। कार्बोनिक एनाइड्रेज इनहिबिटर, एसिटाजोलोमाइड और एडिसन्स डिजीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों है, इनको आपको ध्यान रखना है, डायरिया और रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 1। अब हम आते हैं अनायनिक गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसका एक निमोनिक है मड पाइल्स। मड पाइल्स में एम से मिथेनॉल, यूरेमिया, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, पैराएल्डिहाइड, आयरन एंड आइसोनियाजिड, एल फॉर लैक्टिक एसिडोसिस, मोस्टली सेप्सिस और स्कीमिया, इथाइलिन एंड सैलिसाइलेट। ये निमोनिक आप याद कर लीजिए। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमें देखनी होती है, जो हमें अक्सर दिखती है, वो है लैक्टिक एसिडोसिस प्लस डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। तो जब कीटोन बॉडीज बढ़ जाएं, कीटोन बॉडीज, तो हमको देखने को मिलता है नॉन सॉरी अनायनिक गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, यूजुअली अल्कोहल में या फिर स्टारवेशन भी अगर हम रख रहे हैं तब भी हमें ये देखने को मिलता है। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपका डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, लैक्टिक एसिडोसिस। ये आप हमेशा एबीजी में लैक्टेट्स देखते हैं, ये ध्यान रखना है। और सेप्सिस, अगर मैं सबकी बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है सेप्सिस। तो सेप्सिस में लैक्टिक एसिड बढ़ता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है, और इसके ऊपर हमने पहले की भी वीडियोस बना रखी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं फॉर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। विंटर्स फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, पीएच इसके अंदर मोर देन 7.40 होना चाहिए, बाइकार्बोनेट मोर देन 24 होने चाहिए। तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। और इसका विंटर फॉर्मूला मैंने आपको इसमें बताया था 2:1। 2:1, ऊपर हमारा बाइकार्ब आता है और नीचे हमारा PCO2 आता है। तो ये आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं, जब मैंने कंपनसेशन सिखाया है किस तरीके से विंटर्स फॉर्मूला अप्लाई करके हम कंपनसेशन कर सकते हैं। तो अब मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, वॉमिटिंग आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। किसी भी पेशेंट को परसिस्टेंट वॉमिटिंग हो रही है, सो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। डायरिया है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये ध्यान रखिए। वॉमिटिंग मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, डायरिया मेटाबॉलिक एसिडोसिस। फिर इसके बाद हम चलते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। हमारे लिए एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट सबसे ज्यादा यही कॉमन चीजें हमारे सामने आती हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। एक्यूट कंडीशन कब बोलेंगे? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस मतलब एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, यही हमें देखने को अक्सर मिलता है
एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मतलब पीएच इसमें लेस देन 7.4 रहेगा और पीसीओ2 मोर देन 40 रहेगा। एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट टिप आज आपको देना चाहता हूं, जो अक्सर हमें हॉस्पिटल में देखने को मिलता है। जब भी सीओपीडी पेशेंट है उसकी ऑक्सीजन डाउन हो जाती है, वो इन्फेक्टिव एक्सरबेशन में या कोई भी रीजन से एक्सरबेट हुआ, मतलब पेशेंट की कंडीशन खराब हुई, वो पेशेंट हॉस्पिटल जाता है, वहां पे उसकी ऑक्सीजन आ रही है 80 टू 84। तो हमारी ये टेंडेंसी होती है कि ऑक्सीजन कम है, हम पेशेंट को हाई फ्लो ऑक्सीजन लगा दें। तो पेशेंट को जब हाई फ्लो ऑक्सीजन लगा दी जाती है तो क्या होता है, ऑक्सीजन तो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है पेशेंट का। जब हम मॉनिटर चेक करते हैं उसमें सैचुरेशन हमारा 98 99 आ रहा है, लेकिन ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पेशेंट का जो हाइपोक्सिक ड्राइव है वो खत्म हो जाता है और धीरे धीरे पीसीओ2 राइज करना स्टार्ट हो जाएगा। और पीसीओ2 राइज करने की वजह से पीएच बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। हमें लगता है कि पेशेंट को आराम आ रहा है, वो रेस्ट कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। अगर सीओपीडी का पेशेंट हाँफता हुआ बहुत तेजी से सांस फूलने के साथ आपके पास आता है और ऑक्सीजन लगाने के बाद पेशेंट बेहोशी में चला जाए, सोता रह जाए, तो समझ जाइए पेशेंट का पीएच कम हो चुका है, एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो चुका है, जिसको हम CO2 नार्कोसिस बोलते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में ऑक्सीजन देना सबसे ट्रिकी होता है कि किस तरीके से हमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना है। आपको टारगेट सैचुरेशन 88 टू 92% रखना पड़ता है। सो दैट इज द एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, सबसे कॉमन है और सबसे बड़ा ब्लंडर, सबसे बड़ी मिस्टेक हम सबसे यही होती है कि हम इस बात का ध्यान नहीं रख पाते कि ज्यादा ऑक्सीजन देने से पेशेंट की CO2 बढ़ेगी। तो ये कंसेप्ट बिल्कुल जहन में बिठा लीजिए कि ये नहीं भूलना है। इस गलती की वजह से पेशेंट को बहुत नुकसान होता है। तो एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, इसमें मोस्ट जैसे मैंने भी बताया सीओपीडी एक्सरबेशन। दूसरा, बहुत बार ऐसा देखा है, कई बार पेशेंट क्योंकि परेशान है, सांस फूल रहा है, सीधा लेट नहीं पा रहा है, वो इतना ज्यादा इंसिस्ट करता है पेशेंट कि मुझे नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है, मुझे सोने की दवाई दे दो। अगर आपने पेशेंट को नार्कोटिक्स दे दिए, कोई भी सोने की दवाई दे दी या कोई भी सिडेटिव ड्रग्स दे दिए जिससे पेशेंट को नींद आ जाए, दैट कॉजेज एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अगली सुबह पेशेंट सो तो जाएगा, बट उसका जब आप एबीजी रिपीट करेंगे उसमें पीसीओ2 रिटेन आता है, पीसीओ2 बढ़ जाता है, पीएच कम आता है। सो बेटर टू अवॉइड नार्कोटिक्स, बेटर टू अवॉइड सिडेटिव ड्रग्स इन द एक्ससरबेटिव पेशेंट। जो भी रेस्पिरेटरी पेशेंट है, एक्ससरबेट कर रहे हैं, आप उनको नींद की दवाई मत दीजिए, देनी ही नहीं है। उससे आप पेशेंट, कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, पेशेंट और रिलेटिव बोलते भाई इनको सुलाओ, लेकिन ऐसी कंडीशन में पेशेंट को नींद की दवाई देना ज्यादा खतरनाक होता है। तो नार्कोटिक्स एंड सीओपीडी एक्सरबेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के। क्रोनिक में कब बोलेंगे हम? क्रोनिक में जब सीओपीडी कंपनसेट हो जाता है। आपने कई बार देखा होगा जो सीओपीडी पेशेंट हैं, पुराने पेशेंट हैं, उनके अंदर पीएच उनके अंदर पीएच हमारा थोड़ा कम रहता है, 7.35 के आसपास। पीसीओ2 राइज रहेगी, 70 हो रखी है, बट पेशेंट स्टेबल है, सो दैट इज कंपनसेटेड। तो क्रोनिक सीओपीडी जो कंपनसेटेड रहते हैं उनके अंदर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलता है। नाउ वी कम टू द रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। दो पार्ट अगेन, एक्यूट एंड क्रोनिक। वहां पे हमने सीओपीडी देखा था, यहाँ पे ब्रोंकियल अस्थमा। तो एक्यूट रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, ब्रोंकियल अस्थमा में पीसीओ2 रिटेन नहीं होता, ये ध्यान रखना है। अगर ब्रोंकियल अस्थमा पेशेंट सीओपीडी में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब अस्थमा सीओपीडी ओवरलैप हो रहा है, ऐसी कंडीशन में सीओ2 राइज कर जाएगी। लेकिन प्योर ब्रोंकियल अस्थमा पेशेंट है, उनके अंदर सीओ2 राइज नहीं करती। तो एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा आपको ध्यान रखना है। एंग्जाइटी, ये तो चीज मैं बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करना चाहूंगा। कई फीमेल, जो यंग फीमेल रहती हैं, वो इस एग्जाम्पल के साथ आती हैं, इमरजेंसी में आएंगे, सांस फूल रहा है, उनसे आप सिम्टम पूछिए, घबराहट हो रही है, ऐसा हल्ला मचा देंगे कि मतलब कि पता नहीं क्या बात हो गई है। ऐसा लगता है कि उनके रिलेटिव बोलते हैं कि हम इन्हें बाबा के पास लेके चले जाते हैं, कोई भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं है, कुछ वैसा चक्कर तो नहीं है। बेसिकली ये एक एंग्जाइटी है, एक पैनिक अटैक्स है। ज्यादा सोचने की वजह से हमारा ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, जिससे सांस फूलना स्टार्ट हो जाता है, सांस की नली सिकुड़ जाती है, स्पाज्म आ जाता है। सामने सिम्टम दिख रहे हैं, ऑक्सीजन डाउन जा रही है, बट सब कुछ एक एंजाइटी की वजह से। तो ऐसी कंडीशन में हमें अक्सर रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस देखने को मिलता है, क्योंकि पेशेंट
हाइपर वेंटिलेट करता है, जिससे CO2 वॉश आउट हो जाती है, पीएच बढ़ जाता है। क्रोनिक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेग्नेंट पेशेंट है, आप हमेशा देखिए उनका पीएच बढ़ा हुआ आएगा, पीएच उनका एल्कलॉटिक रहता है। तो पीएच क्यों बढ़ता है प्रेगनेंसी कंडीशन में? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होता है, जिसकी वजह से जो प्रेग्नेंट फीमेल है वो बहुत ज़्यादा तेजी से सांस लेती है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ होता है, तो CO2 वॉश आउट रहती है। सो क्रोनिक रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस प्रेगनेंसी आपको ज़रूर ध्यान देनी है। तो आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी क्लिनिकल प्रैक्टिस में। और जो भी मैंने आपको ABG रिपोर्ट सीरीज कैसे सॉल्व करना है उनको आप जरूर देखिए। इसको आप मल्टीपल टाइम्स देखिए, रट लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए कि इसके क्या कॉजेज हैं, और ये आपके टिप्स पे होनी चाहिए। जब आप ABG को स्टेप बाय स्टेप देखोगे और इन डिफरेंशियल डायग्नोसिस के साथ आप ABG को अच्छे से समझ पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। सो ऐसी ही वीडियोस के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।